हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है, बल्कि ग्रामर के नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन इन सभी चैप्टरों से निकाले गए कुछ पॉइंट्स इसमें होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पढ़ना, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बेसिकली पूरे ग्रामर के रिवीजन को यहाँ देख लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जितने भी पॉइंट आएंगे लगभग ये सारे के सारे पॉइंट किसी न किसी चैप्टर में हम लोग एक बार देख चुके होंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज बहुत काफ़ी होता है, इसलिए क्योंकि आप अगर इसके क्वेश्चंस को करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस किसी न किसी चैप्टर से कोरिलेट करके दिए जाते हैं। ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेसिकली हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के रिलेशन को देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब के बीच के रिलेशन को देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, चाहे वो नाउन फॉर्म में हो, प्रोनाउन फॉर्म में हो या किसी अन्य तरीके से प्रयोग किए गए हैं, अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमें सिंगुलर लगाने होंगे, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो उसके लिए हमें प्लूरल वर्ब देने होंगे। ठीक है, एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं। एक इसका नाम होता है सिंटैक्स, हम लोग सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा नाम होता है कॉनकॉर्ड। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली एक ही पॉइंट को बार बार रिवाइंड करते रहेंगे, और वो होगा कि जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार के वर्ब को फॉलो करवाना है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब देना होगा, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हम लोग शुरू कर रहे होंगे तो एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि ये एकमात्र टॉपिक नहीं है, बल्कि इसके पहले जो कुछ हम लोगों ने ऑफलाइन बैचेज में पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, उन सारे टॉपिक का इसमें रिवीजन होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल को अगर हम लोग देखना चाहें तो फर्स्ट रूल कहता है उचित सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर उचित सहायक क्रिया का प्रयोग ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मैंने क्या बोला? उचित सब्जेक्ट के अनुसार। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझना चाहेंगे, क्या जरा देखते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझना चाहेंगे, और वो ये है कि ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। ठीक है, पहली बात तो ये सेंटेंस गलत लिखा गया है। अगर हम लोग गलत कर भी रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं? ये अलग बात है कि हम लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग सीख चुका कि ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही कहता है कि जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार का वर्ब फॉलो करवाना है। सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जिसके लिए हम लोग को सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी, और यहाँ प्ले नहीं दे करके क्या करेंगे? प्लेस देंगे। ठीक है, लेकिन मैंने पहला पॉइंट बोला उचित सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पे। ये प्ले का स्थान भी उचित है। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि इस एग्जाम्पल को लिख तो सही तरीके से रह रहे हैं, लेकिन ऐसे लिख रहे हैं ही क्रिकेट प्लेज इन द इवनिंग। इसका मतलब है कि जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब तो सही लगाए गए हैं सिंगुलर, लेकिन इस वर्ब का अरेंजमेंट गलत है, क्योंकि इस वर्ब को यहाँ रिप्लेस करना होगा। इसलिए मैंने बोला उचित सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर उचित सहायक क्रिया का प्रयोग ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मैंने बोला उचित सहायक क्रिया का प्रयोग। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है। उचित सहायक क्रिया हम लोग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि बेसिकली हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में टोटल 24 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें मेन वर्ब भी आ जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।
उचित सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर उचित सहायक क्रिया का प्रयोग ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। एक और एग्जाम्पल, ठीक है, दे प्लेड हैव विल। क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस गलत है। इसलिए क्योंकि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हम लोग देखना चाहें तो सेंटेंस का सब्जेक्ट तो प्लूरल है। सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। इस प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमारे पास वर्ब भी प्लूरल है, परंतु इसका अरेंजमेंट गलत है, क्योंकि उचित सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर इस हैव का स्थान इस मेन वर्ब से ठीक पहले है और हमें इस हैव को यहाँ पे रिप्लेस करना होगा। तो दे हैव प्लेड वेल अब हमारा सही हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में न केवल सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के रिलेशन को देखते हैं कि किस प्रकार के साथ किस प्रकार का वर्ब लगाया जाना है, साथ ही साथ हम लोग वर्ब के अरेंजमेंट को भी देखते हैं कि वर्ब कहाँ लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेसिक चीज़ें हैं। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है, इधर वाले पार्ट्स को हम मिटा रहे हैं। अब जरा देखना चाहेंगे हम लोग कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुख्य रूप से हम लोग नाउन का, टेंस का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, प्रीपोजिशन का, साथ ही साथ कंजक्शंस वगैरह का भी इसमें सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड है। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इन सारे कंसेप्ट के आधार पे सीखेंगे। अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले, नाउन के आधार देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे लिख रहे हैं द ट्री प्रोड्यूस फ्रूट। ठीक है, अगर मैंने लिखा द ट्री प्रोड्यूस फ्रूट तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बेसिकली हम लोग नाउन के रूप में कोरिलेट किए हैं और नाउन के रूप में देखना चाहते हैं कि ये सही है या गलत है। अगर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को प्रोनाउन के रूप में देखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं वी सपोर्ट्स, या ऑक्सिलरी वर्ब देना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं वी हैज़ सपोर्टेड टेररिस्ट। ठीक है, वी हैव सपोर्टेड द टेररिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो पहला नाउन का हिस्सा है, दूसरा प्रोनाउन का हिस्सा है। ठीक है, तो नाउन को देख रहे हैं कि ये ट्री हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो यहाँ प्रोड्यूस ना दे करके हम लोग प्रोड्यूसेस देंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट कैरी सिंगुलर वर्ब। अगर हम लोग प्रोनाउन वाले हिस्से को देखना चाहें तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इस वजह से हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब हैज़ ना दे करके क्या देना होगा? हैव देना होगा। ये सारे के सारे छोटी बातें हैं जो आप पहले से नाउन एंड नंबर में, प्रोनाउन में सीख चुके हैं। फिर भी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, इसके आगे और भी आएंगे। अब एक छोटी सी बात, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। हम लोग देखते देखते एकदम एडवांस के टॉपिक पे पहुंच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। देखते हैं जरा, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। ये सही बात है कि इस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हिस्सा है भी या नहीं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है। जहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन बनता है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाया गया है भी या नहीं, वहाँ हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही मान करके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वर्ब दो जगह आ रहे हैं, एक वर्ब हमारा यहाँ है और एक वर्ब हमारा यहाँ है। आखिर हम लोगों ने ना तो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, ना किसी अन्य चीज़ के बारे में अभी जानते हैं, तो पहले तो हम लोगों को यही चेक करना है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, इट को हम लोग डमी सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? डमी सब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, ये डमी सब्जेक्ट है। तो ध्यान देंगे, इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब तो सही है, उसके बाद ये जो आई आया है
और ये हु आया है, आखिर ये है क्या? तो अभी फ़िलहाल हम लोग याद रखेंगे कि हु हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक कंजक्शन का काम कर रहा है। और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ऐसा रूल कहा गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर हमें वर्ब लगाना हो, रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर हमें वर्ब लगाना हो तो इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के आधार पर लगाया जाता है, जिसे हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। अगर अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये तो प्रोनाउन वाले टॉपिक में समझ में आएगा। अभी फिलहाल जानेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर हमें ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है तो ये ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। तो अब हम ये बताएंगे कि यहाँ पे एंटीसीडेंट हमारा आई है। क्या आई के लिए इज वर्ब सूटेबल है? नहीं है। तो यहाँ पे इज ना दे करके हम लोग क्या दे देंगे? एम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा जो रिलेशन बन रहा है, तो हालांकि प्रोनाउन बीच में लाया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन जो कंजक्शन का काम कर रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन किसका एराइज हो रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार हम लोगों ने वर्ब लगाया। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल बहुत बनते हैं इसमें। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि एडजेक्टिव को, अब हम लोगों ने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, और ये दोनों का दोनों जो एग्जाम्पल दिख रहा है ये टेंस का भी दायरा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि इससे एडजेक्टिव से कैसे क्वेश्चन से रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो ज़रा हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा गया है एग्जाम्पल एडजेक्टिव के लिए बता रहे हैं कि एडजेक्टिव को कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेट किए जाते हैं। लिखा जा रहा है द ऑनेस्ट हैज़ टू सफ़र अ लॉट। सफ़र अ लॉट, सबसे पहली बात तो यहाँ ये है कि वर्ब हमारा अगर ये है तो ये हमारा सब्जेक्ट का हिस्सा हुआ। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट का हिस्सा हुआ तो यहाँ पे सब्जेक्ट में द प्लस एडजेक्टिव आ रहा है। क्या आ रहा है? द प्लस एडजेक्टिव। और यही एडजेक्टिव जो है नाउन का काम करने के लिए आ रहा है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, फंडामेंटल की क्लास में भी बताया कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन तो नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल के कारण ये नाउन बन सकता है। बेसिकली है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ नाउन के जैसा काम कर रहा है। एक और चीज़ ध्यान देंगे जो हम लोगों ने एडजेक्टिव में ही पढ़ा था, लेकिन एडजेक्टिव का रूल यहाँ फॉलो हो रहा है, इसलिए क्योंकि एडजेक्टिव के अनुसार ही हमें यहाँ वर्ब लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट को देखते हुए। तो द प्लस एडजेक्टिव जो है अपने आप में ये प्लूरल होता है, क्योंकि पूरे कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। तो द प्लस एडजेक्टिव क्या हो गया? प्लूरल हो गया, जो पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहीं भी द ऑनेस्ट, द रिच, द ब्लैक, द पुअर, इस तरह का कुछ भी आए तो वो सारे के सारे प्लूरल फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो द प्लस एडजेक्टिव, और ये क्या रिप्रेजेंट करा? द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोग। ठीक है, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग। अब बताओ, जब द प्लस एडजेक्टिव अपने आप में प्लूरल हो गया तो यहाँ द प्लस एडजेक्टिव आने के बावजूद यहाँ पे हम लोग हैज़ न दे करके क्या देंगे? हैव देंगे। अब यहाँ भी है टॉपिक एडजेक्टिव का, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन को दर्शाया गया है। इस वजह से इस प्रकार के टॉपिक को भी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रख के चल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को प्रीपोजिशन से कैसे रिलेट किए जाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ही लाइक, आई हैव डन माई वर्क। एक छोटा सा एग्जाम्पल, और अगर इससे बड़ा एग्जाम्पल ले तो इससे बेहतर तरीके से हम लोगों को समझ में आएगा। और वो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, द स्टूडेंट्स with their books on the table in the room has warned thrice।
ठीक है, इस पे हम लोग चलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझने के लिए। पहले एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं जो छोटा सा एग्जाम्पल है। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप ग्रामर को कंसेप्चुअल आधार पे समझने का प्रयास करेंगे, हर एक शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच को जज करने का प्रयास करेंगे, तब आपसे ईरर आसानी से बनेंगे। और अगर आप सही से नहीं पकड़ पा रहे तो ईरर को पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता है। देखो, सबसे पहली बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये होगा कि यहाँ पे अगर ही आया है, सेंटेंस का ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है तो इसके अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता है, और सिंगुलर वर्ब यहाँ लाइक ना दे करके हम लोग क्या कर लेंगे, लाइक्स कर लेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहली गलती तो यही करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाइक्स को हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं, वर्ब मान रहे हैं। एक्चुअली में ये लाइक वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ लाइक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अब ये प्रीपोजिशन का काम कैसे कर रहा है, जब हम लोग प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो बेहतर तरीके से ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आएगा। अभी छोटी सी बात इसको समझाने के लिए, ठीक है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक ढक लो। मान लो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है। अगर हम लोग सुधारना चाहें तो कैसे सुधारेंगे, ही हैव डन माई वर्क कि ही हैज़ डन हिज वर्क। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये लाइक आई यहाँ नहीं लिखा गया है। तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ हैव ना दे करके क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे। और आगे जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, तो ही के लिए माई नहीं बल्कि क्या लगना होगा, हिज लगेगा। तो अगर इसको हम लोग ढकते हैं तो ही हैज़ डन हिज वर्क, ये तो बिल्कुल सही लिखा गया है। अगर आपको लगता है कि ये फालतू लिखा गया है तो आप इसे सेंटेंस के अंत में रख करके देख सकते हैं। तो जरा देख लेते हैं सही आता है या नहीं। तो ही हैज़ डन हिज वर्क लाइक मी, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर ये प्रीपोजिशन मान रहे, अभी मैंने बोला ये प्रीपोजिशन है, और अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, किस प्रकार का, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मी। तो ही लाइक मी हैज़ डन हिज वर्क, ये सेंटेंस कुछ अजीबोगरीब सा लग रहा है, लेकिन ध्यान देना है एग्जामिनेशन में इसी प्रकार के सेंटेंस आते हैं, तो चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, तो ही लाइक मी, चूँकि यहाँ लाइक वर्ब नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस मी देना पड़ा, और ये जो वर्ब हमारा आ रहा है ये वर्ब हमारा ऑब्जेक्टिव केस की वजह से तो नहीं लग सकता है, क्योंकि वर्ब को जब भी लगाया जाता है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस को देखते हुए लगाया जाता है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ही है तो हमें हैज़ लगाना होगा, और जब ये हो गया तो आगे चल रहा है ये पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट के आधार पे ही लगाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पूरी तरह से शुरू नहीं किए हैं, अभी केवल आपको ये एक्सप्रेस करवाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ना कैसे है। ये नहीं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे, दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया गया है तो प्लूरल लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ जोड़ा गया तो ये लगाएंगे। इस तरह के चीज़ों को हम लोगों को नहीं समझना, हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकली देखना है। ये सारे के सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं, प्रैक्टिकल तरीके से समझ रहे हैं कि आखिर ये यूज कैसे हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स विथ देयर बुक्स ऑन द टेबल इन द रूम हैज़ वांट थ्राइस। मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसलिए मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी पूरे टॉपिक का रिवीजन। एक छोटी सी बात यहाँ पे, अगर कहीं पे प्रीपोजिशन आया है तो प्रीपोजिशन के बाद किस प्रकार का केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये तो क्लियर है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। चलो मान लेते हैं ये हमारा सही है और है भी। अगर सेंटेंस का वर्ब हमारा यहाँ दिख रहा है हैज़ वांट, इसका मतलब है कि इसके पहले आने वाले जो भी शब्द लिखे गए हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट के ही हिस्से होंगे। मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक सब्जेक्ट का हिस्सा होगा। तो अब हम लोग क्या करें, द रूम अगर हमें सब्जेक्ट मानना पड़ा तो क्या इसके आधार पे हैज सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रूम सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब सही है। लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो ये रूम हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा,
क्योंकि अभी लिखे हैं प्रीपोजिशन के बाद किस प्रकार का केस, ऑब्जेक्टिव। ये हमारा प्रीपोजिशन है तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब है कि ये जो वर्ब लगना है ये ऑब्जेक्टिव केस के आधार पे नहीं लगना है। फिर इससे थोड़ा और पीछे चले तो अब हमारा द टेबल है, ये भी सिंगुलर है, इसके आधार पे तो यही सही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। लेकिन इसके पहले भी हमारा प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है कि ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार तो हम लोग वर्ब नहीं लगाते हैं। अब अगर इससे पीछे चले तो यहाँ पे क्या है, विद है, ये भी प्रीपोजिशन है, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। ये प्लूरल है, प्लूरल के अनुसार तो प्लूरल लगना चाहिए था, ये अलग सी बात है, लेकिन इसके आधार पे तो हम लोग लगाएंगे नहीं, क्योंकि जब भी वर्ब लगाया जाता है तो सब्जेक्टिव केस के अनुसार लगाया जाता है। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ें तो बस एक ही ऑप्शन हमारे पास है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं, इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस के अनुसार हम लोग वर्ब लगाना चाहेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए हैज़ न दे करके हम लोग क्या देंगे, हैव देंगे। ठीक है, एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। अब हम लोग इसमें एक और चीज़ देखेंगे जो इस चैप्टर का कंटेंट नहीं है। एक चीज़ लिखा गया यहाँ थ्राइस, ठीक है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये 3 चीज़ें हैं। अगर मान लिया जाए डॉक्टर आपको कहता, ये अलग बात है कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर अगर बोल दिया कि इस दवा को दिन भर में 2 बार लेना है, ठीक है, तो अगर डॉक्टर बोल रहा है कि यू शुड टेक दिस मेडिसिन 2 टाइम्स अ डे, तो ऐसा नहीं कि आप उसके दवा को लेने से इनकार कर देंगे कि डॉक्टर साहब आपने तो ग्रामर का यूज़ ही गलत तरीके से किया। डॉक्टर से आप ग्रामर का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, आप उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी दवा दे ताकि मेरी तबीयत में सुधार आ जाए। ठीक है, एक्चुअली अगर उसने बोला तो वो गलत बोला। वास्तविकता ये है कि 1 बार के लिए इंग्लिश में वंस, 2 बार के लिए ट्वाइस और 3 बार के लिए थ्राइस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितने बार भी प्रयोग करना हो आप टाइम्स लगा सकते हैं, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। लेकिन 1 बार के लिए वंस, 2 बार के लिए ट्वाइस और 3 बार के लिए थ्राइस का प्रयोग करते हैं। तो अगर डॉक्टर ने गलत बोला तो उन्हें इस प्रकार से बोलना होगा कि यू शुड टेक दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे, आपको ये दवा दिन भर में कितनी बार लेनी है, 3 बार। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही लिखा गया है। हालांकि ये जब दूसरे चैप्टर के आधार पे क्वेश्चंस पूछा जाता तो हो सकता है कि थ्राइस के जगह 3 टाइम्स कर देता, जो कि गलत हो सकता था। मैथ में आपका सही हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में ग्रामर के एरर को प्रीफर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। एक छोटी सी एग्जांपल और, ईच ऑफ द बॉय हैव मेड मिस्टेक। ठीक है, ईच ऑफ द बॉय हैव मेड मिस्टेक, इसलिए मैंने बोला कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है, किसी भी चैप्टर से निकाला जा सकता है। लो आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को आपको रिलेट करके दे दिया गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी फिलहाल नाम याद रखेंगे, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ अगर नाउन ऑफ के साथ जुड़ के आता है, डायरेक्ट जुड़ के आता है, तब तो नाउन सिंगुलर है। यानी कि अगर ऐसे लिखा गया है तो ईच बॉय होगा, लेकिन अगर इस प्रकार से लिखा गया है ईच ऑफ द, यानी जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को ऑफ के साथ जोड़ा जाता है तो नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ ऑफ आ गया तो ये नाउन कैसा होगा, बॉय नहीं हो करके क्या हो जाएगा, बॉयज। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे ही वर्ब को देखेंगे तो ये सही बात है कि सेंटेंस में तो पहली प्राथमिकता होती है कि सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन को चेक करना कि सब्जेक्ट और वर्ब सही तरीके से प्रयोग हुए हैं भी या नहीं। तो इस सेंटेंस में अगर आप इसे सब्जेक्ट मानते हैं, क्या मानते हैं, सब्जेक्ट मानते हैं, तो बॉयज सही हुआ। अगर बॉयज सही है तो ये प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, यहाँ तक सही लग रहा है। आप क्या करोगे, सेंटेंस को सही करोगे, बल्कि ये सेंटेंस क्या है, गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि मैंने बार बार रिपीट कर रहा, मैंने बार बार रिपीट किया क्या, कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और कभी भी वर्ब इस ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार नहीं लगता है। यहाँ देखते हैं,
ये हमारा प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जो कुछ भी रहा होगा ये कौन सा केस रहा होगा, ऑब्जेक्टिव केस रहा होगा। अब जरा आप ही बता दो कि ये जो वर्ब लगाया गया है क्या ये वर्ब ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार लगेगा? बिल्कुल नहीं, ये वर्ब लगना है तो किसके अनुसार लगेगा? सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद हमें किस प्रकार के वर्ब के प्रयोग करने होंगे? हैव नहीं बल्कि क्या करना होगा? हैज़ का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में हम लोग अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के उस टॉपिक पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ से कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले मैं आप सभी का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक क्लियर करवा दूं, उसके बाद उस प्रकार के टॉपिक पे पहुंचकर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। इसे हम लोग अब इरेज कर रहे हैं, कुछ छोटी सी बात को हम लोग समझते हैं, उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जहाँ से भी संभव होंगे हम लोग वहाँ से करेंगे। आज इसकी क्लास हम लोग बस बेसिक तक ही रखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को एक छोटी सी वर्ब में समस्या होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। वर्ब बेसिकली हम लोगों को कितने प्रकार का पढ़ना है? 7 प्रकार का पढ़ना है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का पढ़ना है। ठीक है, जिसमें पहला जो कैटेगरी है हम लोगों का वो होगा ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब का। पहला कैटेगरी हम लोग किसका पढ़ेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, इसी को हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब का वो होगा पहला ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, उसके बाद वर्ब का अगला जो कैटेगरी होगा उसमें हम लोग इन्फिनेटिव को देखेंगे, उसके बाद जेरंड को देखेंगे और साथ ही साथ इसी में हम लोग पार्टिसिपल देखेंगे। ठीक है, अब एक छोटी सी बात कि वर्ब को ही रिलेट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव देखें, इन्फिनेटिव, जेरंड और साथ ही साथ पार्टिसिपल को देखें। ठीक है, इसी में हम लोग जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ने वाले हैं वो मुख्य रूप से ऑक्सिलरी वर्ब का अध्ययन होता है। प्रिंसिपल वर्ब का कुछ हिस्सा इसमें आता है, लेकिन मुख्य रूप से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब की जो संख्या है वो टोटल कितनी है? 24 है। इस ऑक्सिलरी वर्ब को भी 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक को बोला जाता है ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरे को बोला जाता है ऑक्सिलरी मोडाल्स वर्ब। ठीक है, तो अभी मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मुख्य रूप से हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और इस ऑक्सिलरी वर्ब की टोटल संख्या 24 है, जिसे 2 भागों में बांटा गया, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी मोडाल्स वर्ब। इस ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या 11 और इसकी संख्या 13, ये दोनों मिलकर के कितने हो गए? 24। एक बार जरा काउंट करवा देते हैं क्या है। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब में आपका बी वर्ब आया, इसी में आपका हैव आया और इसी में डू वर्ब आया। ठीक है, जरा काउंट करेंगे। बी वर्ब में 5, इज, एम, आर, वाज, वेयर। हैव वर्ब में 3, हैज, हैव, हैड, 5 3 8। डू वर्ब में 3, डू, डज, डिड। टोटल कितने हो गए? 11। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो ऑक्सिलरी मोडाल्स वर्ब में टोटल संख्या कितने हैं? 13। शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, आउट टू, मस्ट, डेयर, नीड नॉट। ठीक है, ये टोटल संख्या कितनी हो गई? 13। इसका मतलब हम लोग जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ने वाला है इसी चैप्टर में हम लोग कैन का भी यूज़ देखेंगे, कुड का भी देखेंगे, विल का भी देखेंगे। जिस भी स्टूडेंट्स को कैन, कुड, विल, वुड ये सारे के सारे
हेल्पिंग वर्ब में प्रॉब्लम होता है कि सर कब कहाँ किसको लगाना है, वो सारे के सारे चीज़ें इस चैप्टर में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक को यहीं तक रोकते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग इसे आगे कैरी करेंगे।